14-15 घंटे उसने घुसने नहीं दिया चाइनीज को। बाय द टाइम फिर आर्मी पूरे बैकअप में आ गई। सर अभी मौजूदा हालात एलआईसी के क्या है और कितना बदलाव आया है, क्योंकि सरकारें बदल गई हैं। आज हमने तो ये भी देखा है कि मणिपुर में एक जो बीएसएफ का सिपाही था, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। चीन से हमारा काफ़ी विवाद देखने को मिलता है और आप आईटीबीपी से भी जुड़े रहे हैं, तो कुछ अगर आपको याद आ रहा हो। हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए, दोनों तरफ हमारे 20 लोग मरे, उनके कितने मरे, दे कीप देमसेल्फ वेरी साइलेंट। तब की आईटीबीपी में और आज की आईटीबीपी में कितना अंतर आपको नजर आता है? हमने कभी शायद ऐसा मौका नहीं दिया अपनी लाइफ टाइम में कि हम पे कभी कोई किसी ने फिंगर भी उठाई। अभी कुछ समय पहले अग्निवीर योजना आई थी, उस पर आपके क्या विचार हैं? आप किस तरह से उस योजना को देखते हैं? पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो वहाँ उन जवानों को कंट्रोल, जो अपना माइंड पे कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपको वहाँ दुश्मनों से भी लड़ना है। सबसे पहले मौसम से वहाँ आप किस तरह से लड़ते थे? पहला जो नॉर्थ बैंक में हुआ था, जब यहाँ पे फिंगर 4 में चाइनीज आ गए थे, कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जनमति हो तो सुजान रसरी आवत जात है सिर पर परे निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल में हूं आपके साथ विजय नेगी। हस्ती में आज ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो पूरे देश के युवाओं की प्रेरणा है। एक ऐसे अधिकारी जो पहले एडीजी बने और 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ तो उन्हें वेस्टर्न कमांड के साथ एडीजी ऑपरेशन का भी पदभार संभालने का मौका मिला। मेरे साथ मौजूद हैं श्री मनोज सिंह रावत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विजय जी, हिलमेल में मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर आप आज एक जाना माना चेहरा हैं, युवाओं की प्रेरणा हैं। मैं आपसे सवाल सबसे पहला यही करूँगा कि आपकी क्या प्रेरणा रही कि आपने फोर्सेस को चुना? मेरी पैदाइश यूनिफॉर्म फोर्स में ही, मेरे पिताजी श्री त्रिलोक सिंह रावत कंपनी कमांडर थे यूपीपीएससी में, और हमारी जो परवरिश हुई वो एक कैंपस एरिया में रही, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में, जहाँ पर मैंने देखा कि एक जो एक्टिव लाइफ कोई जी सकता है। सुबह 4 बजे उठ जाना, दौड़ना भागना, स्कूल से आने के बाद खेलना कूदना, और कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो आपके किसी भी युवा के मन को आकर्षित करेंगी। और चूँकि मैं बचपन से ही खेल कूद में बहुत शौकीन था, तो यूनिफॉर्म से अच्छा कोई कैरियर हो नहीं सकता था। तो आपके मतलब रगों में बचपन से ही फोर्सेस वाला खून बह रहा था और आपने फिर उसको चुना भी। सर आपकी जब सबसे पहले पोस्टिंग हुई वो कहाँ हुई थी? कोई अगर किस्सा आपको याद आ रहा हो। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो इसी बीच पे मेरा चयन आईटीबीपी में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट हुआ। और हम लोगों की जो ग्रुप था आईटीबीपी का ऑफिसर्स का, वो 9 ऑफिसर्स का था, इसलिए हमारी ट्रेनिंग छोटा ग्रुप होने के नाते बीएसएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट का कोर्स टेकनपुर में चलता है, उस बैच के साथ हम लोगों को ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको कि हम ACDE 11 कहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री 11th बैच। उनके साथ मुझे कोर्स करने का मौका मिला और तत्पश्चात सबसे पहली पोस्टिंग मेरी हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में हुई है। उस जगह का नाम सरहान था, बटालियन हेडक्वार्टर का, और मैं खिमुकुल और ये थांगी का इलाका था, मोरांग वैली, थांगी वैली, वहाँ पे मेरी कंपनी हुआ करती थी, जहाँ से मैंने अपना यूनिफॉर्म कैरियर शुरू किया। सर कहा यह जाता है कि जहाँ आईटीबीपी का जवान तैनात रहता है वहाँ जो मौसम रहता है वो आम मौसमों से विपरीत रहता है, बहुत मुश्किल
वहाँ मौसम रहता है, वहाँ सांस लेना दूभर रहता है, कई बार हाई एल्टीट्यूड में तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है। वहाँ जो जवान होते हैं, आप तो उनके सीनियर थे, तो वहाँ उन जवानों को कंट्रोल, जो अपना माइंड पे कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपको वहाँ दुश्मनों से भी लड़ना है। सबसे पहले मौसम से वहाँ आप किस तरह से लड़ते थे? विजय जी, हम जब बॉर्डर में तैनाती से पहले हम लोगों की एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग, जवान की अगर ट्रेनिंग बोलेंगे तो 9 से 10 महीने की होती है, जिसमें विभिन्न विधाओं को उनको सिखाया जाता है। पीटी, परेड, वेपन, टैक्टिक्स, माइनर टैक्टिक्स, और इस प्रकार से उनको ढाला जाता है मानसिक तरीके से कि वो बाय द टाइम पास आउट होते हैं, उनकी तैनाती जब बॉर्डर में होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। उनके सीनियर्स होते हैं जो पहले से उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है वहाँ का, तो सारी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उनका ग्रूमिंग करते हैं। और उनके जो मैं तो यही कहूँगा जो क्लोथिंग होती है वो उसी के हिसाब से होती है जो हाई एल्टीट्यूड को में मुनासिब होता है। विंटर में हमारी ईसी क्लोथिंग होती है, ईसीसी क्लोथिंग, और स्नो क्लोथिंग पहनते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और इसी प्रकार से गर्मियों के दिन में मौसम के हिसाब से हमारी ये वर्दी और यूनिफॉर्म होती है। और दूसरा जो बात मैं बताऊंगा, धीरे धीरे जैसे जवान इंडक्ट होता है तो उसको धीरे धीरे एक्सपोजर दिया जाता है। उसके साथ सीनियर लीडर्स, ऑफिसर्स सभी एसआरपी, सीनियर, ये शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग होती है, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग होती है, या उनकी जो बीओपीज़ हैं जहाँ पे चौकियाँ हैं, तैनाती होती है, तो वहाँ पे बाकी भी सीनियर अधिकारी, हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, सीनियर हमारे हेड कांस्टेबल्स और भी साथी होते हैं। तो वो एक हौसला और एक वो बांध के रखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानी का, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जैसे एनवायरनमेंट का असर आ जाता है। जी हाँ। सर, तब की आईटीबीपी में और आज की आईटीबीपी में कितना अंतर आपको नज़र आता है जब आपने ज्वाइन किया था, तब से और आज? बहुत बदल चुका है। कैसे सर, किस मायनों में? पहले देखिए, आपने देखा होगा, सेना में भी देखा होगा, एजुकेशन कोर हुआ करते थे। जी। तो जब आते थे, जो नौजवान जो भर्ती होते थे वो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। उनके बाद 2-3 वजह ही होती थी जब यूनिफॉर्म में आने की। एक तो बचपन से ही खेल कूद में और अल्लड़पन और आउटडोर एक्टिविटीज़ में जो मशगूल होते थे, तो उनकी एक चॉइस होती थी। दूसरा, जो वीकर सेक्शन बैकग्राउंड से आते थे, एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती थी, परिस्थितियाँ ऐसी होती थी, वो लोग होते थे। तीसरा, जिनके अंदर जज्बा होता था देश को सेवा करने का और वॉलंटियर टाइप के होते थे, तो इस प्रकार की कैटेगरी होती थी। लेकिन पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। बिल्कुल, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है लोगों की अप्रोच में। तो अब तो ये है कि कम वाटेवर में जो मिले, गवर्नमेंट सर्विस हो, उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको एक तो जॉब सिक्योरिटी होती है, और एक जो माइंडसेट है हम लोगों का कि परिवार में, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये अब लोगों की ये चॉइस ना होकर कंपल्शन हो गया है, क्योंकि नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो वो अल्लड़पन और वो जो पहले होता था कि भाई फौज में जा रहे हैं खुशी खुशी, लेकिन अब कंपटीशन भी इतना टफ हो गया है, आपको रिटन में बहुत अच्छा होना पड़ता है। तो जो रिटन में बहुत अच्छा होगा उसके अंदर अल्लड़पन कहाँ होगा, उसने कहाँ वो धूल धप्पड़ देखा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो लोग हैं वो बहुत क्वालिफाइड आ रहे हैं, तो और उनका माइंडसेट भी अलग है, चैलेंजेस डिफरेंट हैं, और उसी को ध्यान में रखकर मेरे ख्याल से काफ़ी हमारी कार्यप्रणाली में भी, हमारी सोच में, सभी चीज़ में परिवर्तन आया। सोसाइटी में ही परिवर्तन आया, तो वैसे ही मेरे ख्याल से फोर्स में भी है। सर, आपने एक बात कही, सिक्योरिटी, जो जॉब सिक्योरिटी की आपने बात कही, अभी कुछ समय पहले अग्निवीर योजना आई थी, उस पर आपके क्या विचार हैं? आप किस तरह से उस योजना को देखते हैं? मैं इस बात को इस तरीके से जोड़ना चाहूँगा। 2019 में मुझे
इज़राइल जाने का मौका मिला था। बॉर्डर एरियाज़ की स्टडी के लिए हम लोग गए थे। उसमें जो ये आजकल का जो डिस्टर्ब इलाका है गाज़ा का, वहाँ भी हमें जाने को मिला था उस बॉर्डर में, और गोलन हाइट्स में गए थे और कई और जगह भी गए थे। तो वहाँ पे जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था वहाँ के लोगों से, तो हमने पाया कि वहाँ पे जो मिलिट्री सर्विस इज़ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है। 2 साल सभी को ये कोर्स करना पड़ता है, ये मतलब इसमें अपने को सर्विस देनी पड़ती है। और उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। उनका काम करने की प्रणाली हमने देखी, किस प्रकार से बॉर्डर का मैनेज वो करते हैं। लीन एंड थ्री एंड टेक्नोलॉजी पे के बेसिस पे वो मेरे ख्याल से वो लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं। और जब अगर मैं उसी से अपने बॉर्डर्स को ही कंपेयर करूँगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने मैनुअल चेकअप में फिजिकली उन दुर्गम इलाकों में जाने में विश्वास रखते थे। तो अब मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो सारे ये रिसर्च वाला काम है, R&D होती है इसके ऊपर, और कई सीनियर विज्ञों की इसमें राय ली जाती है, एक्सपीरियंस को लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सोच रही होगी, ये इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ इसमें ये ज़रूर होगा कि हम अपनी जो फुटप्रिंट्स होते हैं हमारे जवान के, पैदल जो चलने वाला, उसकी जगह हम जो ज़्यादा टेक्निकल की तरफ जाएं। तो उसमें आपको लीन थिन एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ वाले लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास होना, ये इक्विपमेंट, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। चॉइस आपके पास है, या तो आप देखो, बैलेंस तो रखना पड़ेगा। आप अगर रोज़गार के ऊपर ही ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से आप उसमें कंप्रोमाइज़ करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी इज़ ए प्रायोरिटी। तो मैं इसको विश्वास रखता हूँ कि ज़रूरी ये थॉट रहा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारी जिसे कहते हैं कि जो हम लोग सुपर पावर के साथ compete करते हैं हर चीज़ में, चाहे वो स्पेस हो, साइबर हो, बॉर्डर इश्यूज़ हो, वार्स हो, बैटल हो, जो भी है, तो उसको हासिल करने के लिए यू हैव टू हैव द स्मार्ट फोर्स। और एक तो ये फैक्टर मेरे ख्याल से है। और अग्निवीर का मेरे ख्याल से जिसको ईजाद करने से पहले ज़रूर ये थॉट दिया गया है कि इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। बिकॉज यू सेलेक्ट द बेस्ट पीपल, बेस्ट यूथ फ्रॉम द कंट्री, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, फिज़िकली फिट और जज्बे से भरे होते हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हैं जवान का स्पेशली जो कंपटीशन है। बिकॉज वहाँ की जो रेस होती है वो ये नहीं है कि आपको इतने समय में पूरा करना है, वो बेस्ट 4-5 निकाल लेते हैं। तो बेस्ट 4-5 आउट ऑफ द बेस्ट आना इज़ नॉट ए जोक, यू हैव टू हैव द मोटिवेशन बिहाइंड यू। तो ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनको डेफिनेटली, अगर बाहर से देखेंगे तो शौक लगता है कि यार हमें व्हाट विल बी आवर फेट आफ्टर 4 years। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप जो ये लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द अग्निवीर, दे आर गोइंग टू बी एसेट फॉर द कंट्री। उनका कभी भी ये ट्रेनिंग खाली नहीं जा सकती है। एक ज़रूर बात है, कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो ये ध्यान तो गवर्नमेंट का काम है और हम सब लोगों का भी काम है ये देखना कि किस प्रकार से हाउ बेस्ट वी कैन सेटल देम। अगर जो लोग रिटेन नहीं किए जा सकते, क्योंकि मैंने सुना है कि 25% ही केवल रिटेन रहते हैं, और बाकी का क्या होगा? तो जो 2/3 जो रह जाते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हैज़ ब्यूटीफुल प्लान। एक मैं डिस्कशन में था, वेटरन वालों का एक डिस्कशन हो रहा था, ये मोहन भागवत जी आए हुए थे यहाँ पे देहरादून में, तो आई वाज आल्सो इनवाइटेड इन द कैपेसिटी ऑफ। तो वहाँ पे जो चर्चा चल रही थी, तो बड़े सीनियर जनरल्स वहाँ पे उन्होंने दे पुट दिस थिंग कि थोड़ा सा परसेंटेज इसमें और बढ़ा देना चाहिए, सो दैट वी हैव ए रिडंडेंसी, और जो हमारी जो वेस्टेज होती है उसको हम उसमें हमारे मतलब पूरे
स्ट्रक्चर में कोई मतलब खलल नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर जो गवर्नमेंट ने अभी, मैंने एक दो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, मीडिया के थ्रू देखा था कि गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू मेक अरेंजमेंट इन दी CAPF आल्सो। जो रिटायर होंगे उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो CAPF में लिया जाएगा। लाइकवाइज देश में इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जहाँ पे इस प्रकार के वीरों की ज़रूरत है। तो आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुली एडजस्टेड इन टाइम टू कम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टू सी। हमें ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन आवर एक्सपर्ट्स कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। आई थिंक इट शुड बी अ प्रूडेंट डिसीजन। सर, CAPF और कैडर अधिकारियों की खूब तुलना होती है, ऑरेंज वर्सेस एप्पल, ये बीच में चल भी रहा था, आपने भी सुना होगा। आप इसमें क्या विचार अपने रखते हैं? हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यूनिफॉर्म में अगर एक दूसरे से तुलना करें, आई डोंट थिंक इट्स ए वाइस स्टेप किसी के लिए भी, चाहे पॉलिटिकल सेटअप से आए, क्या ये जनता जनार्दन की तरफ से आए या अमंग्स द यूनिफॉर्म वालों के साथ आए, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। नोबडी इज़ बैड। सब अपने प्रोफेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि वट एवर टास्क इज़ गिवन टू यू, यू बिफिट, यू डू इट मेटिकुलसली विथ प्रोफेशनलिज्म, और बहुत अच्छे तरीके से उसको दस्तूरियत में दिया जाता है। मेरे को बड़ा धक्का लगा जब मैंने ये, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, तो उसके बाद जब मैं पढ़ता था, मीडिया में देखता था, चर्चाएं हो रही हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे तो दुख ये भी हुआ कि जिनके साथ हमने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, जिन साथियों के साथ, शायद वो हमारे साथ ऐसा विचार रखते हैं। तो आई हैव नेवर, मुझे हर्ट किया। इन बातों को कोई अच्छे तरीके से भी पुटअप किया जा सकता था। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे साथ ज़्यादातर तो मेरे सुपीरियर ही थे, ये जो आप IPS ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कभी शायद ऐसा मौका नहीं दिया अपनी लाइफ टाइम में कि हम पे कभी कोई किसी ने फिंगर भी उठाई हो। इसको आप चाहे हमारी प्रोफेशनलिज्म कह दीजिए या हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क कह दीजिए। सो वी आर 100% डेडिकेटेड वट एवर, किसी भी ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग जो बने हैं। और रही बात हमारे काउंटर पार्ट्स की, जो IPS अफसर डेपुटेशन में आते हैं, दे आर इक्वली कम्पिटेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम्पिटेंट नहीं है। उन्होंने भी एक ऐसा एग्ज़ाम निकाला है जो कि ज़्यादातर हमारे लोग जो एस्पायर करते हैं, तो दे गेट ए गुड ट्रेनिंग। लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनको वो है, वो दिस इज़ फॉर द, आई थिंक थोड़ा सा हटकर है। दे आर नॉट सेक्रोसेंटली ट्रेंड फॉर पैरामिलिट्री। तो कहीं ना कहीं दे टेक टाइम टू गेट अडॉप्ट। और आप देखो, पूरी तस्वीर तो अगर आपने सर्विस नहीं करी है उस विभाग में, या तो उतार नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ रह जाती है कमी। लेकिन थिंग्स आर वर्किंग वेल। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद इट इज़ रॉन्गली अंडरस्टूड बाय ऑल क्वार्टर्स। मैं वेटरन हूँ और मैंने CAPF को या ITBP को जिस तरीके से देखा था, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने भी 3 नौकरियां छोड़कर ये मेरी चॉइस मैंने ली थी पैरामिलिट्री पर। मेरे को कभी ये मैंने नहीं सोचा था कि हम 2M दर्जे के रूप में काम करेंगे, क्योंकि आई वॉज सब इंस्पेक्टर। तो मैं सोचता था मैं क्लास 1 अफसर बन के जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू डू दी, यू नो, आई विल गेट दी अपॉर्चुनिटी टू डू द बेस्ट फॉर द कंट्री, एंड सो आई डिड जी। इसीलिए आज आपने मेरे को बुलाया भी है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। और इस तरीके से कटाक्ष सुन के आई डोंट थिंक इट्स एप्ट टू टॉक अबाउट। हूसएवर स्पीक्स, आई थिंक दे लैक समवेयर। कहीं ना कहीं उनकी विजडम में विकार आया है, या बोलने के तरीके में शायद they fail to project it, because it hurts those जिन्होंने ऐसा कभी इस तरीके से कोई चीज़ सोची नहीं। क्या क्या सेक्रीफाइस दिए हैं लोगों ने। शायद आज मेरे को मौका मिलेगा कुछ बोलने का, तो हम लोगों ने कभी बोला नहीं है कि हमने क्या सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हम लोगों को जितना भी, क्योंकि हमारे सीनियर्स तो जो भी होते थे वही आपको प्रोजेक्ट करेंगे, आप अपने को थोड़ी प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन हमने कहीं देखा है कि शायद हमें 40% ही, अगर मैं अनुपात लगाऊंगा, कि प्रोजेक्ट किया गया, और 60% हम अपने दिल में दबा के रह गए। सर, आज आप खुल जाइए,
हम तो हाँ नहीं, यही बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तभी बोल रहा हूँ, आई एम टेकिंग इनिशिएटिव एंड अच्छा लग रहा है मुझे ये बोल के। और मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया हर तरफ से कि आप आइए एंड कम फॉरवर्ड, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्सी, और ये कोई चीज़ें हमारे लिए शोभा नहीं देती कि हम बड़ी ऐसी चीज़ों के लिए लड़ें। लेकिन एक बात सच है, स्वाभिमान किसी के भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी के स्वाभिमान को हर्ट करे। तो वी शुड नॉट कंपेयर, वी शुड नॉट ड्रास्टिकली क्रिटिसाइज वन और अदर, ये तो एक बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरा एक और इसी माध्यम से एक और गुजारिश है, आपने मौका दे दिया CAPF और उसकी बात करके, कि इसके ऊपर थिंक टैंक शुड सिट टुगेदर। इसमें सब क्वार्टर्स के लोगों को लीजिए, बड़े बड़े विद्वान हैं, आप देखेंगे हर जगह है, हर जगह पे आपको अच्छे और बड़े योग्य लोग मिलेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये करते ही हैं, लेटरल एंट्री होनी चाहिए। वो कहाँ से आ जाते हैं? दे नेवर ट्रेंड इन दैट NPA या LBSNA में थोड़ी ट्रेंड हुए हैं वो लोग, जो लेटरल एंट्री का था। तो वो क्या कॉन्सेप्ट था? बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग द बेस्ट टू दैट फोरम। तो बेस्ट कौन होता है? कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पले निशान। जो प्रैक्टिस करेगा, जो डेडिकेट होगा, खाली सर्टिफिकेट से थोड़ी काम चलेगा कि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो मैं आई बिकम द बेस्ट। बेस्ट इज़ नेवर बाय द वर्च्यू ऑफ क्वालिफाइंग वन एग्ज़ाम। बेस्ट हैज़ टू स्ट्रगल, आखिरी दिन तक उसको घिसना पड़ता है रस्सी की तरह निशान बढ़ाने के लिए। और निशान क्या होते हैं? इट इज़ अ इनडिलाइब इम्प्रेशन। ये वो निशान है जो कि आपके देश के लिए जो भी काम करते हैं, आपको इतनी मतलब आपके अंदर प्रतिबद्धता होती है, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन एंड थॉट। वो चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हमने क्या पहले चूज़ किया, कहाँ पे एप्पल बने? एक जवान जो है जिसने क्या उसने पाप कर दिया? ही कांट ही कंपेयर हिमसेल्फ एनी टाइम इन द लाइफ। आज हमने तो ये भी देखा है कि मणिपुर में एक जो BSF का सिपाही था, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वन IPS ऑफिसर वर्कड अंडर हिम एज ए मिनिस्टर। सो क्या वो उनके उसमें अंतर आ गया? ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट फॉर्मूला। ह्यूमन लाइफ इज सो प्रीशियस, सो इंट्रीग, बिल्कुल अलग ही विचित्र है ये। तो इसको हम और आप डिफाइन नहीं कर सकते। सॉरी टू से दैट। तुलना नहीं की जानी चाहिए, आपका कहना ये है। बिल्कुल। चीन से हमारा काफ़ी विवाद देखने को मिलता है और आप ITBP से भी जुड़े रहे हैं, तो कुछ अगर आपको याद आ रहा हो। मैं बीइंग अ बॉर्डर मैन, है ना, चाइना वाज द हमारा प्राइमरी जो टास्क होता था। तो उसमें जब सीनियर लेवल पे हम आ गए थे, काफ़ी बॉर्डर्स वगैरह, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस। ये अपने जो CDS थे, CDS साहब अपने जनरल चौहान, हाँ, ही वॉज 3 कोर कमांडर हमारे टाइम पे। तो हमने एक टीम बना रखी थी इनके उसमें। आई वॉज IG देयर नॉर्थ ईस्ट में। तो एक डोकलाओं के बाद कुछ वो होना था, तो ही हैज़ टेकन मी इन कॉन्फिडेंस एंड आज तो बोल सकता हूँ शायद ही इज़ रिटायर्ड ना। हाँ, तो वो रिटायर भी हो गए। तो बहुत अच्छा तरीके से, मतलब हमारी इतना सुप्रीम कोऑर्डिनेशन था। तो दैट वाज वन। और काफ़ी कुछ जब जानने के बाद मुझे ऑपरेशंस का काम दिया गया हेडक्वार्टर में, जब मैंने नॉर्थ ईस्ट में वो कर लिया था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, पहले हम लद्दाख में भी रहे थे काफ़ी, हिमाचल का बॉर्डर भी देखा हुआ था। तो एक पूरा दिमाग में खाँचा बन गया था हमारे, मतलब काराकोरम से जचबला तक ITBP का क्या क्या है वो, मतलब ज़र्रे ज़र्रे से हम लोग वाकिफ़ थे। तो मुझे IG ऑपरेशंस का काम मिला। एज ए सोल्जर, एज ए यूनिफॉर्म मैन, एज लक कुड हैव इट, मेरे टाइम पे ही 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। जैसे कि ये वाला आपका गलवान जी, उसके बारे में 2020 में, हाँ, तो उसमें जो घटनाएं हुई हैं, तो वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज ए ITBP, आई कैन टेल। सर उस रात को क्या हुआ था? सच मैं सब बताऊंगा पूरा, थोड़ा सा बस शॉर्ट उसमें करूंगा। जो DGP हैं यहाँ पे इस समय, मिस्टर दीपम सेठ, ये भी IG हमारे ले में थे। ही वॉज IG दैट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो
ही वॉज इन द मेन स्ट्रीम, लेकिन मैं इनके मॉनिटर करता था बिकॉज आई वॉज इन हेड क्वार्टर्स, और सिंस मेरे को एक्सपीरियंस था तो ही वॉज लाइक माई यंगर ब्रदर, एंड मेरे ही स्टेट से आते हैं तो मैंने आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज माई, मतलब कि छोटा, though he is very qualified and very able person, but that was my duty. That's how we work in ITBP. तो मैंने, हम लोगों का सीमलेस कोऑर्डिनेशन था, और माइंड इट, पहला जो नॉर्थ बैंक में हुआ था, जब यहाँ पे फिंगर 4 में चाइनीज़ आ गए थे, काफ़ी हमारा स्क्रीमेसेस हुआ था, तो ITBP एंड आर्मी खूब डट के मुकाबला हुआ। क्या मतलब कोई कमी नहीं थी, और दोनों, तो कहने का मतलब है जो साहस था वो दैट कुड बी पॉसिबल कि टाइमली इन्फॉर्मेशन थी, एंड वी वर वेरी मच गियर्ड अप, हर इवेंचुअलिटीज़ के लिए वी वर प्रिपेयर्ड। और इसी प्रकार से जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट और थे, ये हॉट स्प्रिंग की तरफ था, और 15A, तो वहाँ भी जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने आने की कोशिश करी, दे वर गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई। हमारे कमांडेंट, मैं याद करता हूँ उसको, अशोक बिस्ट है, कौन सा एक बिस्ट है जी। तो उसको किशोर बिस्ट, वो वहाँ पे था हॉट स्प्रिंग में, तो वो तो अपने पूरे साथियों के साथ उसने करीब 14-15 घंटे उसने घुसने नहीं दिया चाइनीज़ को। बाय द टाइम फिर आर्मी पूरे बैकअप में आ गई, ब्रिगेडियर गिल थे, तो दे हैड कम एंड देन दे हैव गिवन अ, तो इसी प्रकार से हर जगह गलवान वाज मेरे ख्याल से इट वाज अ मिसकैलकुलेशन फ्रॉम बोथ द साइड। गलवान जो हुआ है, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई वीरता दिखाई है। तो जो मेरा ये अपना व्यू है, इसमें मेरे को कोई ये नहीं, किसी को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑल सेड एंड डन दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, जैसे बाकी जगह अवॉइड किया गया, और इससे सबक मिलता है। दोनों को नुकसान बहुत हुआ, दोनों तरफ हुआ है। अगर कोई हम बोल रहे हैं तो वी आर नॉट ट्रू, हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए दोनों तरफ। हमारे 20 लोग मरे, उनके कितने मरे, दे कीप देमसेल्फ वेरी साइलेंट, तो हु बॉदर्स, लेकिन मिलिटरली एवरीवन फॉट, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट। और बाकी कई बार सुनते रहते थे हर जगह पॉडकास्ट में कि क्या सीमा का कितना कहाँ हो गया, कब्जा क्या हो गया, क्या है सर उसकी क्या सच्चाई है? क्या चीन आया है क्या भारत में? हर इट इज़ ऑल बंकम। असल में चक्कर क्या है, मैंने भी ब्रीफिंग किया था कई जगह पे, मुझे मौका मिला, कई जगह डिस्कशन हुआ मेरा इसके बारे में। एक्चुअली ये परसेप्शन पे बना हुआ है, वहाँ कोई बाउंड्री वाउंड्री तो खुशी नहीं है, कोई ये सब लेगेसी में निकल के आ रखा है, तुम 4 कदम उधर आगे चले जाओ, 4 कदम वो इधर आ जाए, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। तो जहाँ पे वो आए थे खाली इलाके हैं, जहाँ वो घुसे आप दूसरी जगह घुस गए, तो आपने उनको पीछे धकेल दिया, आपस में एग्रीमेंट जो हुआ चले गए बस। तो मेरे ख्याल से तो स्टेटस को कोई ऐसा वो नहीं है, और कोई इंच और उसमें तो कोई मापा नहीं जाता है। जैसे बैरन लैंड जाके तो देखो, आपने पहले बोला था सांस घुटती है, वहाँ पे ये होती है, तो इट्स वेल प्रोटेक्टेड, ये जहाँ तक मैं कह सकता हूँ। और उस समय ये जनरल हरपाल थे, ये 14 कोर था उसका कमांडर, एंड वो भी थे बापट, मेजर जनरल बापट, ये मेरे साथ चाइना गए थे, है ना, ये हम लोग WMCC के उसमें जाते थे, तो आई न्यू हिम, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। और सेम हमारे जो दीपम सेठ है हमारे, क्या लाजवाब इनिंग थी उनकी। और हमारे जो 4 कमांडर्स थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, 3 DIG थे, अरे एवरीवन वाज देयर, है कहीं कोई कमी नहीं थी। और हमें सरकार से जहाज़ भी मिला, सब कुछ मिला, हम लोग गए, वी हैड गॉन लैंडेड, हमें ग्लोब मास्टर से वो कराया गया, MHA ने हमें मतलब पूरी कंपनियां रिलीज़ करा दी। पहले 100 कंपनियां वहाँ लगी हुई थी नीचे, ITBP स्मॉल फोर्स जम्मू और उसमें थी, तो उन्होंने रिलीज़ करा दी, और हमने पूरी फुल अपनी बटालियन स्ट्रेंथ को, जो हमारे मैंडेट में नहीं था लेकिन फिर भी हमने पूरी बटालियन स्ट्रेंथ को वहाँ पे लगाया था। तो वी फेस्ड वेरी बोल्डली, एंड आई कैन टेल, वो ये देशवासियों पे मेरे ख्याल से जा रहा होगा ये, तो इसलिए मैं खुल के ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉन पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरे को कोई वो नहीं है इसमें गिला शिकवा, लेकिन आई शुड नॉट मिसगाइड पीपल, दैट इज़ व्हाट इज़ माई एम ऑफ लाइफ। आई हैव टू बी वेरी सिंपल एंड स्मूथ। सर अभी मौजूदा हालात LAC के क्या हैं और कितना बदलाव आया है, क्योंकि सरकारें बदल गई हैं?
हाँ अच्छा पॉलिटिकल है हाँ, लेकिन नहीं, चलो जी, हाँ, नहीं, आप नहीं, रहे हैं हाँ, क्योंकि हाँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं आई हैव टू वेरी केयरफुल ना। देखो कोई भी समय खराब नहीं था, ये कंपैरिजन अच्छाई के लिए हो तो कंपैरिजन अच्छा है, लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ कि किसी ने कम किया था, क्योंकि हर समय परिस्थितियों का खेल है ये। पहले मेरे परिवार की हालत क्या थी, हम लोग कैसे पले, मेरे बनने पे परिवार कैसा बन गया, मेरे बच्चे कैसे पले, अब मेरे बच्चे जो है, तो ये परिस्थितियों का खेल है। तो जो चाइना बॉर्डर था, डेफिनेटली आपने 1962 की जो लड़ाई थी उसकी पिक्चर भी देखी होगी, हकीकत पिक्चर थी और भी कई पिक्चरें आई थी, तो उसमें देखा होगा कि वी वर इल इक्विप्ड, हमारे पास था ही नहीं, वहीं पे वहाँ के लिए नहीं था, पूरे देश में नहीं था। नया नया वी आजाद वर हुआ था देश उस टाइम। 91 के बाद भारत बदला है, जी, जब हम ओपन इकोनॉमी बने हैं। वी आर वेरी कंजर्वेटिव टिल देन, होता ही नहीं था, है ना। तो अब जब ओपन हो गए हैं तो नाउ आज तो हम सबको कम्पीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना आईटीबीपी के पूर्व एडीजी मनोज रावत को, जिन्होंने अपने जीवन के हर एक पड़ाव से हमें वाकिफ कराया, युवाओं को संदेश दिया, बताया कि भारत चीन के बीच किस तरह के रिश्ते सीमा पर रहते हैं, आईटीबीपी जवानों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, एनएसजी में उन्होंने किस तरह से भूमिका निभाई, तमाम अपने जीवन के पड़ाव उन्होंने हमसे साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।